हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए चलते हैं। आज ये 7th वीडियो है एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही थी उसका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जैसे कि आपको पता है वो वोल्गा नदी है। आपको इसकी लेंथ याद रखनी है 3531। थोड़ा डाटा भी थोड़ा ईजी है। 3531 3531। तो आपको याद रखना है वोल्गा नदी है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? मेनली पूछ रहा है हिमालय जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है। तो ये बलित पर्वत है, बलित पर्वत। अब आपको बता दूं बलित पर्वत क्या होता है। जैसे कि आप ऐसे देखिए, इस तरह से एक प्लेट इस तरफ से आ रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ से टकरा रही है। तो अब जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी, वापस से ये पास आ जाएंगी, तो यहाँ पर ये जो उठा हुआ पार्ट है इसका, जो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा हिमालय पर्वत बना हुआ है। आपने देखा होगा कि इस तरह से इसमें कुछ चोटियाँ हैं, तो यहाँ से ये टकराया, तो टकराने के बाद ये ऊपर को उठ गया। तो ये हिमालय पर्वत इसी का रूप है। तो बलित पर्वत है ये। देखिए इसमें कुछ बताया गया है। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं और उनके किनारे मुड़ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब ये प्लेटें आपस में टकराएगी तो किनारे इनके फोल्ड होंगे क्योंकि दबाव पड़ेगा, तो ये ऊपर को उठेंगी, मुड़ जाते हैं, तो बलित पर्वत कहलाते हैं। यानी तो बलित पर्वत कहलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कागज़ के टुकड़ों को दोनों सिरों से धक्का देने पर बलित हो जाते हैं। जब ऐसे हमने ये समझ लिए कागज़ एक इस तरफ से ला रहे हैं, ये इस तरफ से, दोनों आपस में जब जॉइंट होंगे तो उस जगह पर प्रेशर लग गया, दबाव लग गया, दोनों को धकेला जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ उठना, इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो यही कहना चाह रहा है वो। ठीक है, बस इसी है, और कुछ नहीं इसमें। और इसके कुछ फैक्ट हैं वो देख लेना, आप पढ़ लेना। से ऊपर की ओर बलित को एंटीक्लाइन, ये जो ऊपर की तरफ बलित हो जाते हैं पर्वत उसे एंटीक्लाइन कहते हैं। और जो नीचे की तरफ भी कुछ पार्ट इसका दसा दसा चला जाता है उसे क्या कहते हैं? इसी तरह से सिक्लाइन कहते हैं, सिंक्लाइन। ठीक है, आप इसे याद रखना इसे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। एशिया में हिमालय पर्वत, जो ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं वो हैं। एशिया में जो हिमालय पर्वत है ये बलित पर्वत का उदाहरण है। और यूरोप में आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, यूरोप में है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। आपसे ये बहुत पूछता है कि रॉकीज पर्वत कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। और एंडीज पर्वत कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है, ये यूरोप में है। और ये हिमालय तो आपको पता है एशियाई का भाग है, एशिया में है। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, राग मियाँ मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था? ये एक राग है और जो मियाँ मल्हार नाम है इसका, ये किसने लिखा था, इसे किसने बनाया? तो ये तानसेन जी ने बनाया था। आपको पता होना चाहिए तानसेन जी कौन थे। तो ये मियाँ मल्हार एक एक मानसून राग है। यहाँ राग होगा, राग एक मानसून राग है जिसका उपयोग धरती को भिगोने और मानसून का स्वागत करने के लिए, बारिश को अभिमंत्रित और सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। एक तरह से ये बारिश कराने के लिए किया जाता है। ये जो राग है मियाँ मल्हार, बारिश के टाइम पर बारिश के लिए किया जाता है। ये जो तानसेन जी हैं अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के। अब आप मुझे एक अकबर के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो बता दें आप, कि अकबर का जन्म कब हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 1542 में अकबर का जन्म हुआ? 1556 में अकबर ने क्या गद्दी पर अकबर को बैठाया गया? आप ये बताइए 1556 में युद्ध कौन सा हुआ था? अकबर का संरक्षक कौन था ये भी बताइए। बैरम खान था क्या अकबर का संरक्षक? बैरम खान। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, जिसने दो युद्ध में हैं इसके 1539, वैसे तो काफ़ी है, 1540, 39 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा, 40 में बिलग्राम या कन्नौज का लड़ा। चौसा के युद्ध में भी इसको हराया शेरशाह सूरी ने, और 40 के बिलग्राम के युद्ध में भी इसको शेरशाह सूरी ने हराया। फिर ये कहाँ चला गया? ईरान चला गया, ईरान या इराक कहाँ चला गया। वहाँ इस बैरम खान से इसकी दोस्ती हुई, वहीं से इसका बैरम खान दोस्त बन गया था, और तभी से बैरम खान इसके साथ था। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे और भी फैक्ट हैं बताऊँगा अभी। और अकबर, हाँ, अकबर ने ये जो वो एक कर है, इसका नाम है जजिया। आप ये बताइए जजिया कर शुरू किसने किया था? जजिया कर किसने शुरू किया था? मैं आपको बता दूं,
क्या को इसे शुरू करने वाला सबसे पहले, और ये 2 बार शुरू किया गया? आप ये बताइए। पहले किसने शुरू किया? मैं बता देता हूँ, अकबर ने बंद किया था इसे अकबर ने बंद किया। आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ कि ये अकबर के टाइम पीरियड में एक बार बंद हुआ, फिर से चालू हुआ। लेकिन आपसे वो नहीं पूछता है कि अकबर के टाइम पीरियड में फिर से चालू हुआ। आपसे ये पूछता है कि लगाया किसने था, और बंद किसने किया, और पुनः चालू किसने किया। तो लगाया किसने ये बताइए, बंद किसने किया ये बताइए, और पुनः चालू किसने किया ये बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, पुनः चालू किया था इसे औरंगजेब ने। अब आप ये बताइए, सबसे पहले किसने चालू किया था इसे? जजिया का सबसे पहले किसने लगाया? और ये क्या था? ये गैर मुस्लिम था, यानी कि ये सिर्फ हिंदू लोगों पर लगाया जाता था, और इसमें एक छूट थी कि बच्चे और स्त्रियां पर ये नहीं लगता था। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है जजिया कर से। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब सरकार का कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? मेनली ये कहना चाह रहा है कि कोई सरकार के पास ये कुल राजस्व है, तो हमने किसी बाहर से ऋण जो लिया है उसको छोड़कर, ऋण को इसमें शामिल ना करें, और हमारा जो व्यय है उससे व्यय से ये कम हो। ठीक है, व्यय से कम हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसे राजकोषीय। देखिए इसमें माइनर डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखना कि एक राजकोषीय घाटा और एक राजस्व घाटा, ये दोनों, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए राजकोषीय घाटा क्या है कि आप, मैंने अभी बताया कि ये आपकी इनकम है, कुल राजस्व है हमारी सरकार का, और हमारी सरकार ने यहाँ से कुछ ऋण लिया और ये हमने खर्च किया। तो वो कहना चाह रहा है जब सरकार का कुल राजस्व, ये कुल राजस्व ऋणों को छोड़कर, जो हमने किसी से उधार लिया उसको छोड़कर, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, छोड़कर नियोजित व्यय, ये जो व्यय है व्यय से कम होता है, यानी कि व्यय तो हमारा ज़्यादा हो गया और हमारा जो राजस्व है वो कम है, हमारी इनकम तो कम हो गई और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत अधिक हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम कमाएंगे कम और खर्चा ज़्यादा करेंगे तो हमें घाटा होगा। लेकिन वो कह रहा है कि इस घाटे को क्या कहते हैं, जिसमें हम ये अपना ये जो हमने जो ऋण लिया है उसे इंक्लूड ना करें, इसे शामिल ना करें, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जब, ये तो आप सब जानते हैं कि जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है तो उस टाइम हमें घाटा होता है। लेकिन जब इसमें हम अपना ऋण, ये जो हमारा ऋण है इसे हम डेट को इंक्लूड ना करें, तब हमें कौन सा घाटा होता है? तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इसी तरह ये है, इसका फॉर्मूला देखिए आप कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ। ठीक, इसी तरह राजस्व घाटा है कि कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। और इसी तरह प्राथमिक घाटा है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये जो राजकोषीय घाटा है इसमें से ब्याज भुगतान को घटा दीजिए तो प्राथमिक घाटा निकल आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, स्वतंत्रता स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, और इन्होंने कहा था मैं अपने नज़रों के सामने किसी भी व्यक्ति के गंदे पैरों को नहीं देखना चाहूँगा। इन्होंने ये ऐसे ही तरह कुछ स्टेटमेंट कहा था इन्होंने। और महात्मा गांधी जी ने श्री राजगोपालाचारी को मेरी अंतरात्मा का रक्षक कहा। अंतरात्मा का रक्षक इन्होंने श्री राजगोपालाचारी जी को कहा था। महात्मा गांधी जी से आपको पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी पुस्तक है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये आपको पता होगा। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। और भी इनसे कुछ फैक्ट हैं। 1917, 1918, 1918 इन्होंने ये 3 आंदोलन आप बताइए। चंपारण और अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 चलाए थे इन्होंने। उसके बाद 1920 में कौन सा चलाया? और 1930 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 और 1930। तो और एक चीज़ मैं बता दूं कि 1924 में इन्होंने, गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि बेलगांव ये पड़ता कहाँ पे है? क्या कर्नाटक में है? कर्नाटक, ठीक है। आप मुझे ये बताइए 1924, ठीक, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और गांधी जी ने एक फेमस नारा भी दिया था, करो या मरो। अब बताइए, करो या मरो का नारा दिया था, कर डू और डाई।
करो या मरो। तो ये कब दिया था? 1942 में, 1942 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था क्या? लिनलिथगो, आपको याद रखना है, लिनलिथगो, ये भारत का वायसराय था। ठीक है। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 हुई थी। किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी, आपको याद होना चाहिए। चलिए, और भी कुछ फैक्ट हैं, वो टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं आपको आगे बताता चलूँगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होगा, ये डूरंड कप का खेल संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल से इसका संबंध है फुटबॉल से। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये ध्रुवों पर होता है। सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण कहाँ पर? ध्रुवों पर पाया जाता है। क्या वो अंटार्कटिका ध्रुव है? ये बताइए आप। जहाँ सबसे अधिक पाया गया ओजोन क्षरण, अंटार्कटिका। ओजोन क्षरण होता क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या CFC इसका मेन कारण है? क्या क्लोरीन इसका कारण है? इस तरह से और भी फैक्ट हैं। क्या CH4 इसका कारण है? CH4 नहीं है, आप बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके फैक्ट हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। आपको बता दूं कहाँ हुआ था? कनाडा में। देखिए, ये आपसे पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। किस मंडल में पाई जाती है ये भी आपको बताना चाहिए। समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक, आपको याद रखना, समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी ओजोन की जो मोटाई है वो किस में नापते हैं? डॉप्सन में नापते, आपको याद होना चाहिए, डॉप्सन। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए कि ओजोन की खोज किसने की थी? सॉरी, चलिए मैंने लिख ही दिया है कि 1913 में ये जो फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन थे, ये फ्रांस के भौतिक विज्ञानी थे, भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने खोज की थी, आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ और, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, आपको याद रखना है। चलिए, ये सब फैक्ट हैं, आप इन्हें एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज करना, तो ये सब आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए, भारत की GDP की गणना कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय करता है। भारत की GDP की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय करता है। इसके कुछ फैक्ट है, देखिए। वित्त मंत्रालय का गठन 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। वित्त मंत्रालय गठन कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1946 को। इसके पहले वित्त मंत्री षणमुगम सेठी थे। इन्होंने पहला बजट पेश किया था, आपसे पूछे, क्योंकि वित्त मंत्री पहले हैं तो यही बजट पेश करेंगे। एकमात्र प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर थे, मनमोहन सिंह। आपसे पूछे कि ऐसे भारत के कौन प्रधानमंत्री रहे हैं जो RBI के भी गवर्नर रहे हैं, तो वो मनमोहन सिंह जी थे। RBI के गवर्नर भी थे, तो ये प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी, जो 1982 से 85 तक रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। और हाँ, प्रधानमंत्रियों की बात चलिए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, 1966, 11 जनवरी। ठीक। और मैं आपसे पूछूं, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो भी यही थे, 1966 में मिला था इन्हें, लाल बहादुर शास्त्री जी को। इनकी समाधि स्थल का आप नाम बताइए मुझे कि समाधि स्थल कहाँ पर है। मैं आपको कुछ समाधि स्थल बताता हूँ, जैसे गांधी जी की है राजघाट, मोरारजी जी देसाई की, और लाल बहादुर शास्त्री की, और इंदिरा गांधी की। इनकी आप मुझे बताना। चलिए, इंदिरा गांधी जी की भी है शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई की अभय घाट। चौधरी चरण सिंह जी की, इनकी सबकी आपको याद रखना है। इन दो की आप मुझे बताना, लाल बहादुर शास्त्री जी की और चौधरी चरण सिंह जी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक और क्वेश्चन, जैसे कि इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को तो 1971 में। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आयरन लेडी, भारत की आयरन लेडी कहते हैं इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी के ही टाइम पर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी आपसे पूछता है। और इनसे संबंधित और भी फैक्ट हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी, हाँ, जो हमारा योजना आयोग था, इसकी कार्यरत सबसे अधिक अध्यक्ष कौन रही टाइम तक? तो वो यही रही थी। इंदिरा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू।
तो जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम पीरियड आपको बताना चाहिए 15 मार्च 1947 से लेकर 1964 तक रहा था। मई 1964 है कुछ ऐसे करके, मई में ही है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, सबसे लंबा टाइम पीरियड। तो ऐसी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए प्रधानमंत्रियों से, और मैं बताता चलूँगा जो भी आएंगे आगे फैक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, भक्ति संत अंडाल, जो ये अंडाल थे, इनका नाम है अंडाल, किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी? तो ये वैष्णववाद से थी। ये एकमात्र महिला संत थी जो 12 संत से 12 में से अकेली एकमात्र महिला संत थी। ये दक्षिण भारत की थी। अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला अलवर संत थी। यह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी। ये भगवान विष्णु को बहुत मानती थी, इसलिए वैष्णववाद से संबंध थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब किए गए थे? तो ये 1896 में किए गए थे। आपको बताना चाहिए कहाँ पर, एथेंस में, ग्रीस या एथेंस कुछ भी कह दीजिए। चलिए अब 2024 में कहाँ होंगे ये पेरिस में होंगे, ये ग्रीष्मकाल। और ग्रीष्मकालीन 2028 में कहाँ होंगे? ये लॉस एंजल्स में होंगे, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से 2022 में हुए थे शीतकालीन, और 2026 में भी शीतकालीन होंगे। वो कहाँ होंगे ये बताइए आप मुझे। और इससे फैक्ट देखिए आप कि पहली बार शुरुआत 1896 में हुई थी। लेकिन आप मुझे बताइए ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? हॉकी टीम की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, हॉकी टीम में भारत ने पहले 1928 में पहला पदक जीता, 32 में दूसरा जीता, 32 के बाद 36 में जीता। अब ध्यान से देखना, 36 के बाद 40 में हुए नहीं थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 44 में भी यही चल रहा था तो 44 में नहीं हुई, ये दो हुए नहीं। 48 में फिर से हुए, फिर से भारत जीता। कितने हुए? 1 2 3 4। 52 में फिर से हुए, फिर से भारत जीता 5। 56 में फिर से हुए, फिर से भारत जीता 6। लगातार 6 भारत ने जीत लिए। लेकिन जो 1960 का था, इसमें पाकिस्तान जीत गया। तो भारत को लगातार 6 गोल्ड मिले थे हॉकी की टीम में। यहाँ भारत फाइनल में आ रहा था तो भारत को रजत पदक मिला था, रजत। तो भारत का कब्जा रजत पदक पर रहा था, यानी फाइनल में भारत फिर भी था। 1964 में फिर से भारत को गोल्ड, 68 में भारत को, 1968 में इसी तरह, सॉरी 1968 में यहाँ भारत को ना गोल्ड मिला ना सिल्वर, यहाँ भारत को कांस्य मिला। आप ध्यान रखना। 1972 में भी भारत को कांस्य मिला। 72 के बाद 76 आना, 1976 में भारत यहाँ आसपास भी नहीं था, ना ही कांस्य मिला, ना ही गोल्ड मिला, ना ही सिल्वर मिला। फिर 1980 में भारत को फिर से गोल्ड मिला, भारत को 1980 में, आपको बता दूं 1980 में भारत को फिर से गोल्ड मिला। तो इस तरह से भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हॉकी के अंदर? 8, आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड किसे मिला? तो अभिनव बिंद्रा जी को। अभिनव, व्यक्तिगत का मतलब है किसी सिंगल पर्सन ने, और ये सब टीम मेंबर थे, क्योंकि हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं तो वो सब पूरी टीम का उसमें योगदान था। यहाँ अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो चाइना में हुए थे, उसमें उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था, शूटिंग के अंदर 10 मीटर में। दूसरा व्यक्तिगत किससे मिला? वो नीरज चोपड़ा जी को मिला था, आपको पता होना चाहिए, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से। ये बताइए कब मिला था? है 7 अगस्त। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? एक तो हथकरघा दिवस भी है, हथकरघा, और एक भाला फेंक दिवस भी उसी दिन से घोषित कर दिया गया, 7 अगस्त से। आई होप ये चीज़ सब आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका नाम है अशोक चक्र। इसका नाम तो है अशोक चक्र, सर्वोच्च की बात कर रहा है, लेकिन ये भी शांति पुरस्कार में ही, शांति के रूप में ही दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, आपको याद रखना है। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए आप। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अब आपसे पूछे कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा भारत का, तो उसका नाम है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। आपको याद रखना है कि सबसे सैन्य पुरस्कार में सबसे ऊपर जो उच्च स्थान पर है वो परमवीर चक्र है। फिर महावीर चक्र को देखिए, महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। महावीर चक्र दूसरा है। इसे दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में हो या हवा में हो, वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।
सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यह मैंने लिखा नहीं है, इसे छोड़ दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इन्हें BC रॉय कह देते हैं, विधान चंद्र रॉय, जो पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। आपसे पूछे कि चिकित्सा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो विधान चंद्र रॉय यानी BC रॉय, BC रॉय पुरस्कार है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। और इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे उच्चतम पुरस्कार है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपनी तरफ से इनके खोजें और इन्हें अपने कॉपी में नोट करें। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका टाइम पीरियड, जो पहले प्रधानमंत्री थे। आप मुझे बताइए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे। आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, आपको यही पता है। तो 1950 में यही इनके पहले अध्यक्ष थे। इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था अभी, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक रहा था इनका। और इनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं वो आप देख लीजिए। पिता के पत्र पुत्री के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखना। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पुत्री किन्हें कह रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी को कह रहे हैं। ठीक है, आप आगे देखिए, विश्व इतिहास की झलक, एन ऑटोबायोग्राफी, ये सब इनकी पुस्तकें। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, एन ऑटोबायोग्राफी, और ये भी हाल ही में पूछे गई हैं। और विश्व इतिहास की झलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आप इसे भी याद रखें। पिता के पत्र पुत्री के नाम, यह जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तकें हैं। और ये देखिए, एटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, ये इंदिरा गांधी जी की पुस्तकें हैं। एटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, आपको याद रखना है। माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया किनकी है, इंदिरा गांधी जी की हैं। मैं इंदिरा गांधी जी को बता चुका हूँ। इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता था, आपको याद रखना, गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया। क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री के फेज पर थी, तब लोग कहते थे ये एक छोटी सी बच्ची क्या क्या ही किसी का विरोध करेगी, तो सब इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से जानते थे। लेकिन जो इन्होंने अपने पद का सही इस्तेमाल किया, उसके बाद सबके इन्होंने बोल बंद कर दिए थे कि ये गूंगी गुड़िया नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये 15 मार्च 1950 को की गई थी, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का नाम 2015 में 1 जनवरी लिख लेना, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, अब बताइए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आप बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार, जो सेंसस हुआ था 2011 में, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये हर एग्जाम में पूछा था, आपको ध्यान रखना है। वो अरुणाचल प्रदेश का है। 17 से मतलब है 17 पर्सन रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर के अंदर इस तरह से 1 किलोमीटर पूरा स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर फीट इसका एरिया, तो उसमें 17 लोग रहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का घनत्व है। इसी तरह राज्यों में सबसे कम है ये, और राज्यों में सबसे कम है, तो राज्यों में सबसे अधिक भी होगा किसका, तो वो किसका है, वो बिहार का है। कितना, 1106। आपको ये 4 डाटा याद मैंने रखने हैं कि राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है, कितना है, 1106। और राज्यों में सबसे कम किसका है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है, 17। अब इसी तरह आप यूटी में आ जाइए। यूटी में सबसे अधिक किसका है, दिल्ली का, कितना है, 11,320। वैसे 11,297 भी है कहीं कहीं, लेकिन 11,320 को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, तो 11,320। और इसी तरह मुझे सबसे कम यूटी में किसका है, तो वो अंडमान निकोबार का है, कितना है, 46। तो मैं एक बार आप रिवाइज कीजिए मेरे साथ। सबसे अधिक राज्यों में बिहार, कितना, 1106। 1 मिनट, कितना भाई, 1106। ठीक, सबसे कम 17, ये तो हो गए राज्य। अब यूटी की बात कीजिए, सबसे अधिक 11,320, सबसे कम 46, ये किसका है, दिल्ली, ये किसका, अंडमान निकोबार। अब हम ये उत्तर प्रदेश का कितना है, 829। 800 यूपी का, क्योंकि हम यूपी से ही है, तो यूपी का कितना है, 829, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा आप ये बताइए, यूपी का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधार कला का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कुषाण वंश के अंतर्गत किया गया था। आप मुझे बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ कुजुल कट फिशेस ऐसे कुछ नाम है, आप बताना। कट फिशेस थे क्या, कट फिशेस,
अब बताना मुझे। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की। तो आपको बता दूं ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में, संविधान सभा की बैठक। अब आपको बता दूं संविधान सभा की जो हाँ इसमें लिखा भी है, चलिए इसी से बताता हूँ कि एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। इनके ये एम.एन. रॉय जी का विचार था सबसे पहले, ठीक है। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब आपसे पूछे संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए। क्यों किए? क्योंकि ये राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने सबसे पहले किए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान हॉल में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। आपसे ये पूछे कि बाकी के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए, तो 24 जनवरी 1950 को किए। और सबसे पहले किसने किए, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। ये ऐसे प्रश्न हैं, शायद ही आपको कहीं मिलेंगे, तो आप इसे स्किप ना करें। और यदि ये आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर भी करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। आपसे ये पूछा कि संविधान सभा का गठन किस के तहत किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में, 1940 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे भी तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे जो मरे थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो भारत से बाहर हुई थी। आपको बता दूं वो भारत से बाहर हुई थी, ताशकंद समझौते में गए थे। ताशकंद समझौता जो कि पहले रूस का हिस्सा था, लेकिन अब उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, वो आपको पता होना चाहिए। ताशकंद समझौता 1966 में हो गई थी, लेकिन क्यों गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें भीषण ये बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी, उसकी शांति के लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंदिरा गांधी जी हुई। अब इंदिरा गांधी जी से जो कुछ फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में इनसे कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेता है। देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री या राज्यसभा सदस्य, आपसे ऐसे पूछेगा कि राज्यसभा सदस्य से प्रधानमंत्री बनने वाली पहली कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। ये राज्यसभा से थी, मेनली लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य थी। 1971 में भारत रत्न मिला इन्हें। इन्हें भारत की आयरन लेडी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। 1959 में दिल्ली में अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता रही। आपसे ये पूछता है कि 1959 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो इंदिरा गांधी जी ने की। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग के सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष रहीं, ये इंदिरा गांधी जी रही, जो है योजना आयोग की सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष रही थी। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने, और इस पर खूब बल दिया था इन्होंने। उनके समय 1969 में, मैं आपको बता चुका था अभी एक्स्ट्रा फैक्ट्री रूम में आगे सवाल में, कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और मैं आपसे पूछूं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आप ये बताइए। 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब था? चलिए, उसमें सरकार का हिस्सा कितना रहता था, क्या 50% रहता था या उससे कम या ज़्यादा, ये आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। मैंने आपको बताया कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। आपको कब मिला था? 1966 में मिला था। इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। मोदी जी ने कौन सा नारा दिया, वो भी इसी से संबंध है, आप मुझे बताइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने 19 जब पोखरण में परीक्षण सफल हुआ था तब इन्होंने दिया था। कार्यकाल, ये क्या है, 1 मिनट भाई। कार्यकाल के दौरान करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 15 ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसे छोड़िए, आप अभी स्किप कीजिए इसे। सॉरी,
कार्यकाल के दौरान मृत्यु, हाँ आ गया सर। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी, इनकी मृत्यु, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुगम कर से संबंधित है, सुगम कर किससे संबंधित है, तो ये आयकर है, एक इनकम टैक्स है, तो सुगम कर इनकम टैक्स है। अब इसका आप एक बार मेरे कहने से स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट, कहाँ तक है ये, 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए इसे कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अब आप ये समझिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर उन लोगों द्वारा सरकार को सीधे दिया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। जैसे सरकार ने किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया तो उसी ने उस टैक्स को भर दिया, तो ये प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक, उदाहरण आयकर भूमि, जैसे आपकी आय पर इनकम पर लगता है तो आप सीधे भरते हो जाकर के। भूमि पर टैक्स जो लगता है, संपत्ति पर लगता है, निगम कर ये, और पेशा कर, ये सब ऐसे टैक्स हैं जो आप पर लगे तो आपको ही भरने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये डायरेक्ट टैक्स हुए। इसी तरह अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष, तो उसमें क्या है, अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के बजाय वस्तुओं या सेवाओं पर लगाए जाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष कर हैं, ये डायरेक्ट व्यक्तियों पर नहीं लगाए जाते, ये पहले वस्तुओं पर लगाए जाएंगे, फिर उन वस्तुओं के रूप में किसी इंसान को ही पे करने। देखिए अंततः उपभोक्ता द्वारा उच्च मूल्य के रूप में भुगतान किया जाता है। मैंने कहा अंत में किसी इंसान को या हम लोगों को ही पे करने हैं, उच्च मूल्य के रूप में भुगतान किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर एक नीति है जिसका उपयोग अक्सर राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए मनोरंजन शुल्क है, जैसे आप कहीं टीवी देखने जा रहे हैं मनोरंजन सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पर जो शुल्क आप कहते हैं कि टिकट इतनी बढ़ गई, तो ये क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट तरीके से आप दे रहे हैं। और शुल्क है, बिक्री शुल्क है, सीमा शुल्क है, मूल्य वर्धित कर है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखिए जीएसटी। हाँ, ये कुछ फैक्ट है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जीएसटी पूरे भारत में वस्तुएं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोक्ता पर एक व्यापक कर है। जीएसटी संबंधित कुछ जीएसटी के बारे में फैक्ट हैं। ये जीएसटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको वस्तुओं पर लगता है तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का आदर्श वाक्य वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी है कि जीएसटी का ध्येय वाक्य आदर्श क्या वाक्य है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। नेक्स्ट है जीएसटी बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, ये आप इसको डाटा का आप याद रखना एक बार कि सबसे पहले जीएसटी बिल कहाँ लागू किया गया था, तो वो राज्यसभा में किया गया था। कब, 3 अगस्त 2016 को, फिर 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में, फिर 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए गए थे। ये इसको आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, 3 अगस्त को राज्यसभा में, 8 अगस्त को लोकसभा में, कहाँ पर, 2016 और 2016, फिर 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दी। अब ये बिल पास हो गया, जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी बिल लागू हो गया। जीएसटी बिल लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2016 से। ठीक है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं। और आपको बता दूं कि इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अरुण जेटली थे, क्योंकि वो उस टाइम वही वित्त मंत्री थे। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए इसके और भी फैक्ट हैं। संविधान का अनुच्छेद 265 कर से संबंधित है, जो टैक्स से संबंधित है वो अनुच्छेद 265 है, आपको याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और अनुच्छेद 279A है, ये ए 279 279 ए, ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। गठन कौन सा, अनुच्छेद 279A। सबसे पहले वैट और जीएसटी शुरू करने वाला, ये वैट टैक्स होता है, वैट टैक्स होता है, जीएसटी टैक्स शुरू करने वाला देश फ्रांस था। कब किया, 1954 में। आपसे पूछे सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, ये शुरू किया फ्रांस ने किया। कब, 1954 में। और वैट टैक्स भी 1954 में फ्रांस ने लागू किया। लेकिन भारत में ये वैट टैक्स कब लागू हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2003 को हुआ। किसने किया, हरियाणा ने, आपको याद होना चाहिए, हरियाणा ने सबसे पहले शुरू किया था ये। ठीक, और ऐसे ही जीएसटी भारत ने कब मंजूरी दी, तो वो असम राज्य ने दी। सबसे पहले असम राज्य ने जीएसटी को मंजूरी दी थी, आपको याद रखना है। वैट टैक्स हरियाणा ने सबसे पहले शुरू किया और जीएसटी असम ने, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे ओरली में पूछ लूँ कि ये जो था हमारा जीएसटी को बिल को
सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था, तो राज्यसभा में। कब किया गया, 3 अगस्त 2016। लोकसभा में 8 अगस्त 2016। राष्ट्रपति ने कब साइन किए, 8 सितंबर 2016। लागू कब से किया गया, 1 जुलाई 2017 से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, 279A में इसकी परिषद है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते वित्त मंत्री। पहले अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली। ठीक, अब आपसे बता दो, जो ये कर से संबंधित अनुच्छेद है वो 265 है, टैक्स से। ठीक, कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, ये पश्चिम बंगाल में। आपको याद रखना है कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। चलिए, आज इतने प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया आप इसे स्किप ना करें। आपको यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये आप ऐसे करो। मैं वैसे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक या छूट रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।